रुख करेंगे नीट में जो परीक्षा में जो पेपर लीक की खबरें हैं उस पर। नीट पेपर लीक मामले में ईओयू ने जांच के दौरान 6 पोस्ट डेटेड चेक बरामद किए हैं। शक है कि ये पोस्ट डेटेड चेक परीक्षा माफियाओं के पक्ष में जारी किए गए थे, जिन्होंने 5 मई को होने वाली नीट परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को कथित तौर पर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए थे। परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के बदले में अभ्यर्थियों से 30 से 40 लाख रुपए लेने की बात हुई थी। नीट पेपर लीक मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जिसमें 6 परीक्षा माफिया, 4 अभ्यर्थी और 3 अभिभावक हैं। तो जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, एक नया खुलासा होता जा रहा है। एबीपी न्यूज ने कल ही खुलासा किया था, वो कॉपी भी आपको दिखाई थी जो कबूलनामे की कॉपी थी। इसके अलावा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी माना है कि कुछ 2 जगहों पर कुछ अनियमितताएं सामने आई है। वो बयान भी सुनाएंगे आपको। ये नीट के संबंध में 2 प्रकार की अव्यवस्था की विषय सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी ये तो आई थी, कुछ छात्रों को कम समय मिलने के कारण उनके वहां थोड़ा रोष थी, उनको कुछ वैकल्पिक ग्रेस मार्क की व्यवस्था दिया गया था, जिसको भी इस बीच में सरकार ने नामंजूर करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 1563 बच्चों की पुनः परीक्षा की आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट की सुझाव पे। दूसरा, 2 जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है। तो शिक्षा मंत्री के इस कबूलनामे के बाद अब विपक्ष ने सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं, वो भी आपको हम सुनाएंगे। लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, पहले भी ये सवाल उठते रहे हैं कि शिक्षा मंत्री आते हैं और पहले उन्होंने कह दिया कि गड़बड़ी नहीं हुई, जब उन्होंने ट्वीट किया था उसके बाद ये मामला सामने आया। अब विपक्ष जो है लगातार सवाल उठा रहा है। तो यहां पर नीट एग्जाम में गड़बड़ी क्या सरकार के गले पड़ी, ये भी बड़ा बयान है। अभी सरकार बिल्कुल ही नहीं है, तुरंत अभी इधर शपथ ग्रहण होता ही है धर्मेंद्र प्रधान का, और उसके बाद ये एक बहुत बड़ा बवाल सामने आ गया कि ये नीट परीक्षा में गड़बड़ियां हुई हैं और इसके कई सबूत भी आ गए हैं। कुछ बयान जो राजनीतिक हैं वो आपको सुनाते हैं। मुझे तो ये अंदाज ही नहीं, बल्कि तकरीबन मैं कंफर्म हूँ कि इस वक्त हिंदुस्तान में कोई भी एंट्रेंस परीक्षा फेयर नहीं हो रही है। कहीं लीकेज है और कहीं पर सौदे हो रहे हैं, जिस पे जितना पैसा है उतना ही अच्छा उसके रिजल्ट से। 1560 या 70 कुछ बच्चे हैं, उन बच्चों के ऊपर उन्होंने निर्णय लिया है, देश को बताया है और उन छात्रों के अनुरूप ही निर्णय लिया है। और मुझे उम्मीद है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इसमें बड़ी ही गंभीरता से काम करें। कि नीट का पेपर लीक हुआ था, केंद्र सरकार उस पर बिल्कुल चुप है। ना तो सीबीआई इंक्वायरी की जा रही है, ना पेपर को दोबारा करने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि बच्चों को जो है सीट एलोकेशन कर दी जाए। जब एलोकेशन ही हो जाएगा तो फिर आप क्या कर सकेंगे, फिर तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो नीट की जो परीक्षा हुई उसमें पेपर लीक का जो मामला सामने आया है, उसमें कई जगहों पर जो है प्रदर्शन हुए। इसके अलावा कई जगहों पर एफआईआर भी दर्ज हुई और उनमें से एक प्रमुख जगह है पटना। वहां आपको लिए चलेंगे, शशांक मेरे सहयोगी संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं, वो आपको बताएंगे कि जांच अभी कहां तक पहुंची है। जी देखिए, इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जिसमें 2 परीक्षा माफिया हैं, सिकंदर और नीतीश। इन लोगों के कबूलनामे की कॉपी एबीपी न्यूज के पास है। इन लोगों ने स्वीकार किया है कि 5 मई को परीक्षा थी, उसके एक दिन पहले प्रश्न पत्र लीक हुआ, 30 से 32 लाख रुपए अभ्यर्थियों से लिए गए। वहीं इस मामले में जो नीट पेपर लीक मामला है, इसमें एक अभ्यर्थी आयुष भी गिरफ्तार हुआ है। उसने भी स्वीकार किया कि 4 तारीख को मुझको प्रश्न पत्र उत्तर के साथ दिया गया और मैंने उत्तर को रटा और जब परीक्षा देने गया तो देखा तो वही प्रश्न है जो एक दिन पहले मुझे दिया गया था। तो अब अभ्यर्थी भी स्वीकार कर रहे हैं और परीक्षा माफिया भी स्वीकार कर रहे हैं। इसी बीच एफआईआर की कॉपी एबीपी न्यूज के पास भी है और इसी बीच शिक्षा मंत्री भी कहे कि 2 जगह गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन विपक्ष तो अब सरकार को घेर रहा है कि मामले को हम लोग लंबे समय से कवर कर रहे हैं। आपने पटना में छात्रों से बात की, आपने वो एफआईआर की कॉपी भी दिखाई। अभी जो गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या इनकी निशानदेही पर कुछ और लोग, कुछ और बड़ा रैकेट
उसका भंडाफोड़ होने वाला है? क्या कुछ और लोग गिरफ्तार होने वाले हैं? इस बारे में कोई जानकारी? देखिए जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे पूछताछ में 12 रोल कोड मिले थे। एनटीए ने उन रोल कोड से जुड़े अभ्यर्थियों की सूची ईओयू को दी। उन 12 अभ्यर्थियों को अपने अभिभावकों के साथ ईओयू ने बुलाया है पूछताछ के लिए। अब पूछताछ में क्या होता है, क्या गिरफ्तारियां होती हैं, ये देखा जाएगा। लेकिन ईओयू की जांच चल रही है। जांच के दौरान ईओयू को 6 पोस्ट डेटेड चेक मिले हैं और इस बात का संदेह है कि यह सब जो है परीक्षा माफियाओं के पक्ष में जारी किए गए थे। परीक्षा माफियाओं ने अभिभावकों से कहा था कि 30 से 40 लाख रुपए लगेंगे, तो उसमें भी जांच हो रही है। और एक बड़ी बात, जले हुए प्रश्न पत्र उस स्कूल से मिले थे जहां पर परीक्षा से एक दिन पहले अभ्यर्थियों को उत्तर हटाया गया था। तो मूल प्रश्न पत्र की प्रति जो है मांगी गई है एनटीए से, लेकिन एनटीए की तरफ से ये ईओयू को अब तक कई बार रिमाइंडर भेजने के बाद भी मुहैया नहीं कराया गया है। वो तो एनटीए पर भी कहीं ना कहीं सवाल बैंक अकाउंट से संबंधित हैं, उसके होल्डर का नाम भी सामने आया है क्या? जो बैंक अकाउंट होल्डर है उसका नाम भी सामने आया है क्या? नहीं, वो अभी सामने नहीं आया है। उस जो खाता धारक हैं उनकी पहचान में ईओयू के अधिकारी जो हैं वो जुटे हुए हैं, उनका नाम अभी फिलहाल सामने नहीं आया है। ठीक है। देखिए अभिषेक झा हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हैं सर। कबूल अपराधी जो हैं, जो आरोपी हैं, वो तो स्वीकार कर रहे हैं, अभ्यर्थी भी स्वीकार कर रहे हैं, तो आप बचा क्या? देखिए ये जानकारी सामने आई है और जिस तरह से स्वीकार किया है उन लोगों ने, पुलिस की गिरफ्त में है, आगे भी तफ्तीश चल रही है। हमारा उद्देश्य, सरकार का या प्रशासन का उद्देश्य सिर्फ यही नहीं कि कुछ लोग गिरफ्तार हो गए हैं और वहाँ तक ये चीज़ें सीमित हो जाएं। हमें जड़ तक पहुँचना है कि कौन लोग इसके पीछे शामिल हैं, कौन साजिश करता है, कहाँ तक इनके तार फैले हुए हैं। और कदाचार मुक्त परीक्षा हो पूरे देश में, सबकी यही इच्छा होती है और ये एक कोड की तरह है समाज में। हम इसे राजनीति के चश्मे से नहीं देखते हैं, सरकार किसी की भी हो। बहुत सारे प्रदेशों में विपक्ष के लोग, अभिषेक सामाजिक ज्ञान जो ये दे रहे हैं, ये बताएं कि एक्शन क्या होने वाला है। कोड की तरह है, गलत है, ये तो सबको पता है। शशांक, लौटेंगे आपके पास। अब इस पर जरा चर्चा कर लेते हैं। 23 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है। दो चीजें पैरेलल चल रही हैं। जैसे ये वो प्रवक्ता हैं जेडीयू के, वो कह रहे हैं कोड के समान है, ये सबको पता है कि कोड के समान है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसी के पैरेलल काउंसलिंग भी चल रही है। तो एक और तो एफआईआर दर्ज हो रही है जो ये सबूत बताती है कि पेपर लीक हुआ है। जो एनटीए है उसने कह दिया कि भैया हमने ग्रेस मार्क्स दे दिया, उसके पहले उसने कोई ऐसे निर्देश जारी नहीं किए थे। तो सवालिया निशान तो बनता है ना, कैसे बचेंगे इससे? विवेक, दरअसल पिछले कई वर्षों से इस देश में परीक्षा प्रणाली इतनी ज़्यादा ध्वस्त हो गई है, वो राज्यों में पेपर लीक हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती में जो है पेपर लीक होता है। फिर ये नीट का मामला ताज़ा आया, व्यापम का इतना बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश का पिछले कई वर्षों से चर्चा में रहा। तो पूरे सिस्टम में मुझे लगता है इतना ज़्यादा खराबी आ गई है। और जो माफिया है, परीक्षा माफिया, वो बड़े स्तर पर पूरे सिस्टम में देशव्यापी स्तर पर सक्रिय है। नीट के ही तार देखिए, पटना से लेकर गुजरात तक जुड़े हुए हैं। मामला गोधरा में भी पकड़े जा रहे हैं, पटना में पकड़े जा रहे हैं। ग्रेस मार्क अलग मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं इसकी, ये खाली छुटभइयों का मामला नहीं है कि किसी बाबू ने कहीं गड़बड़ कर दिया हो या किसी नीचे के लेवल के बहुत बड़े अधिकारी की मिली भगत की है। क्योंकि कई जो मैं ग्राउंड पर था, छात्रों से मिल रहा था, अभिभावकों से मिल रहा था, उनका तो ये कहना था कि 4 तारीख को रिजल्ट जारी नहीं होने थे, 14 तारीख को जारी होने थे। 4 को इसलिए जारी कर दिया कि लोकसभा चुनाव में दब जाए मामला। नकल माफिया के रूप में चिन्हित किए गए कई लोग बाकायदा राजनीतिक पार्टियों में बड़े बड़े पदों पर भी हैं या रहे हैं, और चुनावों में भी उनको टिकट दिया गया है राजनीतिक दलों की तरफ से। तो इसलिए ये मामला इतना साधारण नहीं है किसी बाबू को पकड़ करके आप जो है लटका दें या किसी निदेशक को पकड़ दें। ये मामला, ये बहुत ही राजनीतिक संरक्षण में फलने फूलने वाला मामला है और कोई दल इसमें अछूता नहीं है। यदि आप रिकॉर्ड देखेंगे तो सिर्फ 23 लाख का मामला नहीं है। 10 साल में 1.5 करोड़ बच्चों का भविष्य अंधकार में हुआ है। बहुत सारे बच्चे तो ओवर एज हो गए, अब वो कहाँ जाएंगे? वो तो प्राइवेट नौकरी के लायक भी नहीं बचे। सबसे मूल बात ये है कि जब तक कहना चाहिए राजनीतिक और प्रशासनिक जो गठजोड़ है उसकी गांठ नहीं खुलेगी, तब तक ये पेपर लीक के मामले की तह तक नहीं जाया जाए। जैसे जेडीयू वाले बोले जड़ तक जाना है। पिछले 10 साल 15 साल में आप कितनी इतना जड़ तक घुस जाते हैं कि मामला वहीं दब जाता है। आप टहनी में ही बैठे हुए हैं, आप टहनी में ही बैठे हुए हैं और जड़ से लगातार पेपर लीक हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि सिस्टम को जानकारी नहीं है, सिस्टम को जानकारी है, लेकिन सिस्टम तक नहीं जाना चाहता। और जब तक सिस्टम तक नहीं जाएगा इसका पर्दाफाश नहीं होगा और ये
कांड और ये घटनाएं होती रहेंगी भारत में। सिस्टम तक कब कैसे जाएगा? सिस्टम तक नहीं जाएगा, इससे सहमत नहीं हूं। मैं तो कह रहा हूं सिस्टम ही सिस्टम में शामिल है इस पूरे से सारे घटनाक्रम में। जितनी गड़बड़ी हो रही है वो बिना सिस्टम के हो ही नहीं सकती, ये एक घटना नहीं है। और नीट का एग्जाम तो इतना बड़ा घोटाला है। आप कह रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स का मसला है, आप कह रहे हैं पेपर लीक का मसला है। आप उसमें देखिए कि आपने जो मनपसंद के सेंटर्स दे दिए, झारखंड के बच्चे को ग्रुप को गोधरा में किस तरह का सेंटर मिलेगा? के लिए रजिस्ट्रेशन भी खोला गया था, इसलिए सब हो रहा है। और फिर ये भी आरोप लगे हैं। एनटीए की जो चेयरपर्सन है उनका पूरा बैकग्राउंड देखिए, प्रमोद जोशी साहब का, उस पर भी सवाल है। आज आपने ये सवाल लिखा है कि एनटीए एग्जाम में गड़बड़ी है और आप कह रहे हैं नई सरकार, ये तो शिक्षा मंत्री पुराने हैं, ये सरकार पुरानी, ये तो कंटिन्यूएशन चल रहा है ना। ये कौन से नई बात कर रहे हैं आप? ये एक अलग तरह का एंगल और अलग तरह का पॉइंट है। देखिए, मैं शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछले 25 साल मैंने गुजारे हैं मीडिया के साथ साथ, और मुझे धीरे धीरे पक्का यकीन हो गया है कि इस देश में सब कुछ ठीक हो सकता है, शिक्षा प्रणाली ठीक नहीं हो सकती। इतने निराशावादी तो मत, निराशावादी नहीं, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के साथ कह रहा हूं और सिलसिलेवार इस बात को साबित कर सकता हूं कि ऐसा ही होगा, लेकिन अभी खैर ये विषय नहीं है। ठीक है। पहली दूसरी बात यह है कि पिछले 15-16 साल का सबसे बड़ा ये राष्ट्रीय घोटाला है, स्कैंडल है। अच्छा, क्या इसको निपटाना, क्या इससे निपटना कोई रॉकेट साइंस है? सब लोग ये जानते हैं। अब तो मैं व्यंग से यही कह सकता हूं कि शायद परीक्षा प्रणाली को ध्वस्त कर दिया जाए तो इसी तरह भारत एक विश्वगुरु बन जाए। विश्वगुरु बनने का ये एक बड़ा ही विकृत रास्ता है कि पहले परीक्षा प्रणाली और शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त कर दो। नई शिक्षा नीति आ रही है, उसके ऊपर मैंने भी एक वर्कशॉप किया था बहुत बड़ा, और लोग भी उसके ऊपर तमाम विचार कर रहे हैं, और कुल मिलाकर जमीन पर कैसे शिक्षा प्रणाली चल रही है उसकी ये हालत है। अब नीट में जो छात्र बैठते हैं वो साधारण छात्र नहीं है भाई, वो लोग हैं जिनके ऊपर देश का कार्यभार होगा आगे जाकर। वो लोग हैं, इलाज करेंगे, वो जो लोगों का इलाज करेंगे। और देखिए, अगर 1.5 लाख डॉक्टर बन गए तो 1.5 लाख डॉक्टर बेरोजगार नहीं होता है कभी भी। कहीं नहीं देखा होगा कि डॉक्टर बेरोजगार घूम रहा है, उसको रोजगार मिलता ही मिलता है डॉक्टर बनने के लिए। आज तमाम जगहों पर आप देखिए तो परचून की दुकान की तरह नर्सिंग होम खुल रहे हैं, और इसी टाइप के डॉक्टर जाके वहां पे नर्सिंग होम चला रहे हैं, क्योंकि उनकी एम्स में नौकरी नहीं लगती। तो या तो पूंजीपति है तो अपने से नर्सिंग होम डाल के और 5 अच्छे डॉक्टरों को हायर करके रख रहा है, या खुद अपना नर्सिंग होम डाल के झोला छाप डॉक्टरों की तरह इलाज कर रहा है। तो इसीलिए मृत्यु दर देखिए गांवों में आज भी बढ़ रही है, और इन्हीं डॉक्टरों के कारण बढ़ रही है। अच्छा, ताज्जुब एक और बात का है, 30 लाख 40 लाख रुपए नीट के एग्जाम के पेपर को लेने के लिए कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि इसकी वजह यह है कि कॉलेज में एडमिशन के लिए 1 करोड़ रुपए देना पड़ रहा है, तो वो 1 करोड़ रुपए की बजाय 30 लाख में वो एडमिशन करवा रहा है। बड़ा रायता फैला हुआ है जिसको इस चुनाव में ये देखा गया है कि पेपर लीक के स्कैंडल की वजह से सत्तारूढ़ दल को नुकसान हुआ है। सभी लोग कह रहे हैं, और बेरोजगारी सीधी चीज जुड़ जाती है इससे, जो छोटी परीक्षाओं में होता है। इसके बावजूद ठीक क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इससे नुकसान भी, अगर इसी तरह पेपर लीक होता रहा तो एक दिन भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरे देश में समान रूप से केवल इसी वजह से चुनाव हार जाएगी। दूसरा अभय जी, हर राज्य में इसको पेपर लीक को लेकर कानून बना हुआ है, सभी राज्य सरकार ने बनाया, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक क्या कदम उठाए गए? भाई कानून है तो जांच भी होनी चाहिए, पकड़ा जाना चाहिए, अपराधियों को सजा होना चाहिए। हर जगह, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जगह होता है। अशोक गहलोत अभी जो एफआईआर दर्ज हुई है, इसमें एफआईआर में लिखा गया है सिर्फ नीट नहीं, ये बीपीएससी का भी पेपर बेचते थे, उन्होंने कबूल किया। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी हुआ पेपर लीक को लेकर और नीट जैसे घोटाले सामने आते हैं, उसके बाद आई गई बात हो जाती है, कोई स्पष्ट ये नहीं आता कि किसके खिलाफ कितनी कार्रवाई हुई, कौन सा माफिया कहां पकड़ा गया, क्या हुआ। अब देख लीजिए, व्यापक उदाहरण देख लीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पर्चा लिख कर देख लीजिए, उसके बाद राजस्थान में पर्चे लिख कर देख लीजिए, आप उदाहरण उठा लीजिए, लेकिन कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई, कहाँ लोगों के खिलाफ क्या एक्शन हुआ, इसकी कोई डिटेल कोई, मुझे लगता है कि एक पूरा व्हाइट पेपर इस पर आना चाहिए सरकार की तरफ से कि कितने इस तरह के घोटाले हुए और उनमें कितनों पे कार्रवाई हुई और कहाँ हुई, कैसे हुई, ये भारत सरकार तब जाके पारदर्शिता आई। मैं आपको बता दूं कि जो आप लोगों को भी याद होगा कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी एनटीए की, तो उन्होंने अपने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे ऐसा लगता है कि जिस सबसे ज्यादा जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो थी ट्रांसपेरेंसी। और ट्रांसपेरेंसी, और वो आप जो वो बात कह रहे हैं कि श्वेत पत्र आए और बताएं कि इतने मामले गए और उसमें इतने मामलों पर कार्रवाई हुई, ट्रांसपेरेंसी तो नहीं है। नहीं, वो ट्रांसपेरेंसी बता रहे थे ना कि पेपर लीक भी हुआ है,
फंडिंग भी हुई है, कुछ और जो ग्रेस मार्क्स भी दिए गए ट्रांसपेरेंट है। हैं, और सब ट्रांसपेरेंट ही तो है ही है। और सेंटर आपकी पसंद का दिया पकड़ा गया वो है। जाता है जिसके सेंटर आपकी मोबाइल से पसंद- पेपर जाता है, वो नहीं पकड़ा जाता जो मोबाइल तक पेपर पहुंचाता है। हाँ। तो सबसे पहले तो आपको उसको पकड़ना है जो मोबाइल तक पेपर पहुंचाता है, लिफाफा खोलता है। लिफाफा- जब तक आप वहां नहीं ये पहुंचेंगे, माफिया पकड़ना ये तो मोबाइल second से है। पेपर लीक मैं आपको पकड़ने से उदाहरण कोई देता फायदा हूं। नहीं। जी। उत्तर प्रदेश में पर्चा लीक पर बलिया में हमारे संवाददाता के मोबाइल पे पर्चा आ गया। ठीक है। उसने वो पर्चा डीएम को और डीआईएस को भेजा कि भाई देखिए पर्चा लीक हो गया है और ये मामला गंभीर है। उसी पर कार्रवाई हो गई हमारे संवाददाता पर, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। वो पूरी लड़ाई लड़ी गई, बाद में हाई कोर्ट से और उससे जो है वो और छूटे। जिसने किया था उसको वो कोई घूम पता रहा नहीं होगा, कोई पता नहीं, इसी कमरों में उसी- बड़ी गाड़ियों में। उसी में कार्रवाई तो हुई। ये सिस्टम पूरा पता लगना चाहिए, कहां तक इसकी जड़ें गई हैं। जड़ें तलाश के कुछ बाहर भी निकल के आए, ये ना कि जो तलाशने जाए वो उन्हीं जड़ों में उलझ के वहीं पर दबा रह जाए और अपने फायदे का जो कंद है वो खा ले। अब बात दिल्ली में पानी के संकट की, जनता त्राही त्राही कर रही है, दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। आज भी दिल्ली में बीजेपी केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे प्रदर्शन हो रहा है। यहां पर वीरेंद्र सचदेवा थे, ये तस्वीर जो है गीता कॉलोनी की। इसके अलावा कई जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं, बगल में आप तस्वीर देख रहे हैं वहां पर भी प्रदर्शन हुए। इस प्रोटेस्ट में बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज भी शामिल रही। एबीपी न्यूज से बातचीत में वो क्या कह रही हैं, आरोप लगा रही हैं, आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, पूरा आपको सुनाते हैं। जिस तरह से प्रदर्शन कल भी हुआ, आज भी आप लोग अलग अलग दिल्ली के इलाकों में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या दिल्ली की जो जनता है उसका भला होगा? हम बहुत ही जिम्मेदाराना विपक्ष हैं। कल हमने दिल्ली के सभी जिलों में प्रदर्शन करा है, आज हम लोग 70 की 70 विधानसभाओं में आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि जवाबदेही बनती है केजरीवाल सरकार की। एक दशक से ये दिल्ली की सत्ता भोग रहे हैं। बहुत विनम्रता से कहूंगी कि आज इन्होंने जो नीति बना दी है दिल्ली वासियों की, पानी की बूंद बूंद के लिए दिल्ली तरस रही है, उसके रहते केजरीवाल सरकार को नैतिकता के आधार पर ही दिल्ली का राज भोगने का कोई अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये पाया और उन्हीं की याचिका में, आम आदमी पार्टी की सरकार की याचिका में पाया कि दिल्ली में इल्लीगल टैंकर माफिया चल रहा है, जिसको आम आदमी पार्टी की सरकार उसको नियंत्रित करने के लिए कुछ नहीं कर रही, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार उनको प्रोत्साहित करती है। अब तो बीजेपी की बांसुरी स्वराज, उनको आपको हमने सुना दिया। दिल्ली के जल संकट पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का भी बयान सामने आया है। दिल्ली में बीजेपी द्वारा प्रायोजित जल संकट है ये संजय सिंह कह रहे हैं। बीजेपी नहीं चाहती कि दिल्ली के लोगों को पानी मिले, पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। भाजपा के गुंडों के डर से अगर जल बोर्ड का कर्मचारी काम नहीं करेगा, पानी की सप्लाई रुक जाएगी, कैसे दिल्ली के लोगों को पानी मिलेगा? आपको लड़ाई लड़ना है, हमसे लड़िए, राजनीति करना हमसे करिए, गुंडागर्दी करनी हमसे करिए। अब जल बोर्ड के कर्मचारियों के ऊपर हमला करा रहे हैं, उनके ऑफिस तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, पानी की सप्लाई बंद करा रहे हैं। आप गले में पटका, हाथ में मटका, यह भाजपाइयों का ड्रामा है। देखिए, तो देखा आपने, आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी जिम्मेदार और बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी जिम्मेदार। तो यहां यह सवाल बनता है कि ये जो दिल्ली है प्यासी, क्या इसकी वजह है सियासी वजह है? दिल्ली की कोई नई समस्या नहीं है और हमेशा दो राज्यों के बीच पानी को लेकर विवाद रहा है। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे मुख्यमंत्री हरियाणा के, तब भी दिल्ली सरकार की तरफ से समस्या नहीं है से क्या मतलब है? नहीं, मेरी बात सुनिए, ये सवाल ये है, सियासी तो है ना। यदि सियासी नहीं होता तो दो चीजें दिल्ली में हर साल होता है। एक गाद की समस्या होती है कि जब सड़कों पे पानी आ जाता है, उसके लिए 150 करोड़ रुपए नगर निगम से हर साल रिलीज होता है कि नाली साफ करेंगे, लेकिन साफ नहीं होती। हर साल बरसात आती है और हर साल पानी का संकट होता है। तो आप इसका प्रबंधन क्यों नहीं करते? एक छोटी सी जानकारी मैं दूंगा कि पिछले 40 साल से 3 परियोजनाएं लटकी हुई थी, किसाऊ, लखनऊ और रेणुका। जब नितिन गडकरी जल संसाधन मंत्री थे, 2018 में उन्होंने 6 राज्यों के बीच में समझौता कराया। वो परियोजनाएं शायद 2025 तक पूरी होंगी। उसके बाद दिल्ली को अतिरिक्त 1 लाख लीटर पानी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन ये उससे भी समाधान नहीं है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है
पानी का खर्च बढ़ रहा है, तो इस तरह का प्रबंध करने की आवश्यकता है। 4 दिनों से मैं इस पानी की समस्या को लेकर रोज ग्राउंड पर चला जाता हूं, देखता हूं कि दिल्ली के इलाकों में क्या हाल है। अब ये जो आप बात कह रहे हैं पानी की, इसका एक अलग एंगल में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। कल मैं ग्राउंड पे था, वो किरोड़ी इलाके में था, वहां पर मैं गया तो डेटा एंट्री ऑपरेटर जो था, वो जो बताता है कि ये गाड़ी इस इलाके में जाएगी, उसका एक अलग एंगल है। वो कह रहा है कि हमारे पास जो गाड़ियां हैं वो ही पहले से कम हो गई हैं, तो पानी तो थोड़ा बहुत है, जितना बता रहे हैं उससे ज्यादा है, लेकिन हम इलाके में गाड़ियां नहीं है तो पहुंचा नहीं पा रहे हैं। मैंने पूछा जिम्मेदार कौन है, तो कह रही हैं कि जो दिल्ली जल बोर्ड है उसने 900 गाड़ियां पहले चलती थी, उसको 600 घटा के 300 कर दी, अब उसकी वजह से नहीं पहुंच पा रहा है। आज मैं गया था जहां प्रोटेस्ट चल रहा है गीता कॉलोनी में, वहां ये सवाल मैंने वीरेंद्र जो सचदेवा हैं उनसे पूछा। अब उनका ये अलग तर्क है। वो कह रहे हैं कि दिल्ली जल बोर्ड किसके अंडर आता है। मैंने कहा कि भाई वो तो दिल्ली सरकार के अंडर आता है, तो वो कौन, उसकी मंत्री आतिशी हैं। और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि हमारे टैंकर तो एलजी साहब ने कम किए। अब बताइए कहां लेके जाएं। इसका तो मेरे पास एक जवाब है जो दूसरे जल की समस्या नहीं, दूसरे मसलों पर भी लागू होता है। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पर राजनीतिक अधिकार बटा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अथॉरिटी है, और वो बहुत ज्यादा है। वो इतनी ज्यादा है, इसकी कोई सीमा नहीं। एक मजाक में ये भी कहा जाता है कभी कभी सड़क के एक किनारे की सफाई की दूसरे किसी और पे जिम्मेदारी होती है, और सड़क के दूसरे किनारे की सफाई की किसी और पे जिम्मेदारी होती है। अब आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एलजी ने वो टैंकरों की संख्या कम की। भाजपा एलजी के ऊपर कभी आरोप नहीं लगाएगी, वो कहेगी कि आम आदमी पार्टी ने आतिशी की वजह से वो कम हुए। अगर दिल्ली में जब तक ये समस्या हल नहीं होगी, उसकी परेशानी दिल्ली के नागरिकों को इस या उस प्रकरण में उठानी ही पड़ेगी। ये फेंकने का दिल्ली में तो पूरा पिछले 10 साल से केंद्र में बीजेपी सरकार और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, ठीक है, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है हर काम में। चाहे वो अभी शुक्ला जी ने 2 समस्याएं गिनाई, एक गाद की और दूसरी ये पानी की, तीसरी है पॉल्यूशन की भी है। सर्दियों में दिवाली के आसपास प्रदूषण की भी समस्या, और ये सतत समस्याएं हैं तीनों। लेकिन इनका स्थायी समाधान खोजने का काम दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने मिल करके आज तक नहीं किया। बैठ करके भाई एक ज्वाइंट कमेटी बना के दिल्ली की जनता के लिए इन समस्याओं का समाधान करो। बात तो वही है ना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 1900 मैं अभी टिहरी गया था, टिहरी डैम में मैंने वहाँ एक डॉक्यूमेंट देखा जो म्यूजियम में लगा हुआ। 1946 में पंडित नेहरू ने ये टिहरी डैम का आइडिया प्रोजेक्ट किया था, और 47 के बाद वो वहाँ गए। और किस लिए किया था, दिलचस्प देखिए कि दिल्ली को पानी की सप्लाई जरूरत होगी भविष्य में, इसके लिए एक स्रोत बनना चाहिए। आज 30 लाख क्यूसेक पानी जो है वहां से सप्लाई होता है दिल्ली और उत्तर प्रदेश को। तो इस तरह की जो दूरगामी परियोजनाएं हैं वो कंप्लीट हो गए, कब बना वो अलग बात है, लेकिन उनको लेकर के कोई दृष्टि इस वक्त की सरकारों के पास, राजनीतिक दलों के पास वो दृष्टि नहीं है। राजनीतिक दलों के बीच की आग नहीं बुझती है, दिल्ली की प्यास कैसे बुझेगी। सियासी आपने बात की वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला ये है कि यदि टैंकर कम हो रहे हैं, एलजी जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, आतिशी जी जिम्मेदार है, मैं कह रहा हूँ यदि दोनों लोगों को चिंता होती तो दोनों क्यों नहीं बैठ जाते हैं सामने, दोनों बैठकर एलजी साहब कर लें, आतिशी काफी अहम है। और वक्त बहुत कम है, लेकिन ये हम एक उचित निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। जो दिल्ली की समस्या है, जो आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, सब दिल्ली में ही है ना। दोनों क्यों नहीं बैठ जाते हैं, दोनों बैठ जाते, हल निकल जाता, लोगों को पानी मिल जाता। ये हाल है। नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी के नेता सड़क पर उतरे, विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही साथ दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली में पानी की किल्लत के खिलाफ बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। दिल्ली के 52 जगहों पर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और केजरीवाल सरकार से शहर में पानी की किल्लत दूर करने की मांग की। आतिशी का इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं कि वो मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी थी कि दिल्ली के आदमियों को एक एक बूंद पानी मिले, लेकिन सिर्फ बहानेबाजी करना, झूठ बोलना और झूठे आरोप लगाना ये आतिशी का काम है। दिल्ली को पानी देना दिल्ली सरकार का काम, क्योंकि झूठ बोल रही हैं, फंस गई हैं, दिल्ली को पानी दे नहीं पा रही है। मैं चुनौती देता हूँ, तो साबित करें, नहीं तो इस्तीफा दें। कई इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर मटका फोड़ा और सवाल उठाए कि आखिर केजरीवाल सरकार समय रहते एक्टिव क्यों नहीं हुई। सरकार को समझना चाहिए कि पानी देने का कर्तव्य उनका संवैधानिक है और उस मोर्चे पर वो बुरी तरीके से फेल हुए हैं। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार पानी की चोरी और बर्बादी रोकने में नाकाम रही और अब पानी सप्लाई पर सियासत कर रही है। दिल्ली जल बोर्ड का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी पाइपें चरमरा रही हैं और दिल्ली में इलीगल टैंकर माफिया चल रहा है। आप किस मुंह से ज्यादा पानी मांग रहे हैं?
और वहीं जल संकट के इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर सवाल उठा रही है। कह रही है कि बीजेपी के नेता जल बोर्ड के अधिकारियों को काम करने से रोक रहे हैं। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी के प्रदर्शन के बीच आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि मटका लेकर सड़क पर उतरे बीजेपी के नेता ड्रामा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि हरियाणा की सरकार ने दिल्ली का पानी रोका है। आप नेताओं का ये भी कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हरियाणा सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। भाजपा के गुंडों के डर से अगर जल बोर्ड का कर्मचारी काम नहीं करेगा, पानी की सप्लाई रुक जाएगी, कैसे दिल्ली के लोगों को पानी मिलेगा? आपको लड़ाई लड़ना हमसे लड़िए, राजनीति करना हमसे करिए, गुंडागर्दी करनी हमसे करिए। अब जल बोर्ड के कर्मचारियों के ऊपर हमला करा रहे हैं, उनके ऑफिस तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, पानी की सप्लाई बंद करा रहे हैं। आप गले में पटका, हाथ में मटका, ये भाजपाइयों का ड्रामा है। देखिए, वहीं दिल्ली में पानी की किल्लत से परेशान लोगों का गुस्सा सड़कों पर नजर आ रहा है। आज ईद के दिन पानी न मिलने से लोग काफी ज्यादा नाराज दिखे। बढ़ती गर्मी के बीच पानी की किल्लत ने दिल्ली वालों को परेशान कर दिया है। चिल्ला गांव में पिछले कई दिनों से पानी की आधी अधूरी सप्लाई हो रही है। यहां टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई हो रही है। आज ईद के दिन यहां टैंकर भी बहुत लेट से पहुंचा। पंक्तियां है कि कमी तो होनी है इस पानी के शहर में, क्योंकि ना किसी के आंख में पानी बचा है, ना किसी के जज्बात में। सब कुछ खाली खाली सा है। ये घड़ा खाली है पानी के बगैर, लोगों के बर्तन खाली हैं क्योंकि अभी तक पानी नहीं आया है। एक आदमी आया, वो कह रहा है कि तब हम इस घड़े का क्या करें। वो इसलिए ये नाराजगी है इस बात की क्योंकि जो नेता विधायक हैं वो एक दूसरे पर ऐसे ही प्रदर्शन कर रहे हैं और बयानों के बाढ़ चला रहे हैं। हासिल कुछ नहीं हो रहा है। इलाके में जो विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं, इलाके में जो सांसद हैं वो बीजेपी के हैं। दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जनता को पानी मिलना चाहिए, आम लोगों को पानी मिलना चाहिए, इन डब्बों में पानी भर जाना चाहिए, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। तो दिल्ली में पानी की किल्लत का आलम यह है कि एक टैंकर आते ही भगदड़ मच जाती है। एक बाल्टी पानी के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये तस्वीरें चाणक्यपुरी के संजय कैंप की हैं। यहाँ पिछले कई दिनों से पानी की सप्लाई ठप है। टैंकर के जरिए यहाँ पानी की सप्लाई हो रही है। टैंकर पहुँचते ही भगदड़ जैसे हालात हो जाते हैं। जिस तरह की स्थितियां रोज हम स्क्रीन पर देख रहे हैं या तस्वीरें जो निकल कर आ रही है चाणक्यपुरी संजय कैंप के इलाके की, वही स्थिति कमोबेश आज भी नजर आ रही है। लोग यहाँ पर आपको इंतजार करते हुए हाथों में डब्बा लेकर अपनी लाइन लगाते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। हर एक डब्बा जो है पानी वाला, जिसमें पानी भरा जाएगा, वो एक पहचान है कि लोगों अपनी लाइन में लग गए हैं। कितने बजे से इंतजार कर रही है? सुबह 6 बजे से। 6 बजे से। रोज कितने बजे आता है टैंकर? डेली कभी 7 बजे आ जाता, कभी 7:30 बजे तक, कभी 8 बजे आ जाता। लेट से कभी 9 भी बज जाता। कितने डिब्बे आपके लगे? मेरे 8, 9, 10 डिब्बा है। इतने में पानी अगर सब पहुंच जाएगा तो हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। आप कैसे करेंगे? पूरे दिन व्यस्त रहता पानी के चक्कर में। पूरे दिन यहाँ दौड़ भार करता है पानी के चक्कर में। पूरे दिन परेशान रहती है? परेशानी घर में बहुत समस्या बढ़ जाती है। बहुत समस्या बढ़। और यहाँ तक कि हालात ऐसे हैं कि टैंकर से भी रोज लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि ईद के मौके पर भी लोग पानी के लिए तरसते दिखे। बढ़ती गर्मी के बीच दिल्ली के कई इलाकों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। लक्ष्मीनगर, ओखला, किराड़ी, चाणक्यपुरी, प्रेमनगर, सीमापुरी, मैदानगढ़ी जैसे इलाकों में लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। इन इलाकों में कई दिनों से लोगों को जरूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल पा रहा है। कई इलाकों में टैंकर से पानी की सप्लाई हो रही है। बलजीत नगर इलाके के दुर्गा शक्ति मंदिर के ठीक बाहर हमारी मौजूदगी है और तस्वीरों में आप मेरे ठीक पीछे यहाँ पर देख पाएंगे बहुत सारे लोग जो हैं वो खड़े हुए नजर आएंगे। हाथों में डिब्बे हैं पानी, जिसमें वो लोग भरकर अपने जो घर पर ले जाने का जो प्रयास है वो चल रहा है। यहीं से आप पानी भर लेकर जाएंगी तब दैनिक दिनचर्या की शुरुआत होगी? हाँ जी, हाँ जी, यही होती दिनचर्या शुरुआत हमारी। नेता कोई मंत्री कुछ नहीं आता है? नहीं, यहाँ कोई नहीं आता, यहाँ कोई भी नहीं आता। कितना देर इंतजार करना पड़ता है रोज इसी तरह पानी भरने के लिए? जी, वो तो 2-3 पड़ता है पानी भरने के लिए, तब जाके पानी मिलता है। पानी खरीदती भी है? हाँ, खरीदते हैं, कम पड़ता है तो पीने के लिए भी खरीदते हैं। वो ऊपर से खरीदते हैं वहाँ से।
पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मारी। इस हादसे में 8 लोगों की जान चली गई। हादसा उस वक्त हुआ जब कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसा रंगापानी और निजबाड़ी के बीच हुआ। कंचनजंगा एक्सप्रेस निजबाड़ी से पहले पटरी पर खड़ी थी, तभी पीछे से आ रही मालगाड़ी ने रफ्तार में ट्रेन को टक्कर मारी। हादसे में कंचनजंगा एक्सप्रेस के 2 कोच बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। एनडीआरएफ, पुलिस, रेलवे अफसर और बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। राहत और बचाव का काम चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक मालगाड़ी ने सिग्नल तोड़ा और कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी। देखिए, अभी जो हमारा अपडेट है, वी हैव 8 कैजुअलिटीज़ है हमारे, और देर आर अराउंड 25 इंजरीज। जो इंजर्ड है उनको नियर बाई हॉस्पिटल्स भेजा गया है फॉर मेडिकल अटेंशन। नॉन फेटल काइंड ऑफ इंजरीज है, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है अभी तो वॉर फुटिंग पे चल रहा है। वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट द रेस्क्यू ऑपरेशन एज सून एज पॉसिबल। सीनियर ऑफिशियल्स हैव ऑलरेडी रीच्ड द साइट। वहीं इस हादसे को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस को कहना है कि रेल मंत्री वाहवाही लूटने के लिए मौके पर पहुंच रहे हैं। रेल मंत्री इस्तीफा दे दिया करते आज, क्योंकि वो घटनास्थल पे जा रहे हैं, उसके लिए भी आप लोग तारीफ कर रहे हैं। मैं सुन रहा था अभी आपके चैनल पे, और वो भी तारीफ बटोरना चाहते हैं। इस तरह से रेल मंत्रालय या कोई भी मंत्रालय या सरकार नहीं चलती। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, आपको जवाबदेही स्थापित करनी पड़ती है कि साहब ये दुर्घटना की जवाबदेही ये है। और लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। कोरमंडल एक्सप्रेस अभी भूले थोड़े हैं लोग। तो जो दृश्य दिख रहे हैं आपके चैनल पे, बड़े हृदय विदारक दृश्य हैं। क्या मांग करेंगे इसमें आप? क्या परोक्ष रूप से रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग? इन लोगों से क्या मांग करें? एक के बाद एक इतनी दुर्घटनाएं हुई हैं, किसी ने जिम्मेदारी ली है। अब रील बना बना के आप रेल मंत्री बन रहे हैं, तो आप रील मंत्री नहीं हैं, आप रेल मंत्री हैं। पहले तो उन्हें ये याद दिलाया जाए। ठीक है, जो लोग सर जो लोग इसमें मारे गए हैं, कई घायलों की जानकारी आ रही है, उनको लेकर के कांग्रेस पार्टी हार्दिक हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है, और ख़ास तौर पे वो लोग जो अभी बोगी में फंसे हुए हैं। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको जल्द से जल्द निकालें और सुरक्षित निकाला जा सके। सबसे पहली प्राथमिकता हम सबकी है। 2 सवाल छोटे। मणिपुर के हालात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह एक्शन मोड में हैं। आज उन्होंने मणिपुर के हालात पर चर्चा करने के लिए एक अहम मीटिंग बुलाई है। मणिपुर के हालात पर चर्चा के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने अहम बैठक बुलाई। ये बैठक शाम 4 बजे होगी। बैठक में मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह शामिल होंगे। बैठक में मणिपुर के आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। रविवार को मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मणिपुर में पिछले 1 साल से जातीय हिंसा हो रही है। पिछले साल मई में मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा भड़की थी। तब से अब तक राज्य में रुक रुक कर हिंसा हो रही है। हिंसा में 150 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बड़े पैमाने पर आगजनी के बाद हजारों लोग विस्थापित हुए। सरकार ने मणिपुर में हिंसा रोकने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की है। सूबे के कुछ इलाकों में हालात सुधरे हैं, लेकिन कई इलाकों में भी हिंसा हो रही है। हिंसा के कारण राज्य में जरूरी चीजों की सप्लाई पर भी असर पड़ा है। नीट पेपर लीक केस की जांच कर रही टीम ईओयू ने 6 पोस्ट डेटेड चेक बरामद किए हैं, और टीम को यह आशंका है कि ये जो चेक है ये पेपर लीक माफिया को दिया गया था। पेपर लीक की जांच में बिहार ईओयू ने 6 पोस्ट डेटेड चेक बरामद किए हैं। जांच एजेंसी को संदेह है कि ये चेक पेपर लीक माफियाओं को जारी किए गए थे। एजेंसी अब इस मामले में उन खाता धारकों की जानकारी जुटा रहा है जिनके अकाउंट से ये चेक जारी किए गए हैं। नीट पेपर लीक केस की जांच के दौरान बिहार पुलिस को पटना के खेम नीचक के लर्न प्ले स्कूल की छत पर जले हुए प्रश्न पत्र और आंसर शीट मिले थे। पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए एनटीए से मूल प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने की मांग की थी। कई बार रिमाइंडर भेजने के बाद भी एनटीए ने अब तक ईओयू को मूल प्रश्न पत्र नहीं भेजा है। स्कूल की छत से मिले पेपर की एफएसएल जांच से मिलान करने की तैयारी है। बिहार पुलिस ने पेपर लीक केस में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में 6 पेपर लीक माफिया, 4 परीक्षार्थी और 3 अभिभावक हैं।
नीट परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे छात्र पेपर लीक का आरोप लगा रहे हैं और इसी बीच बिहार पुलिस की एफआईआर भी इसी ओर तस्दीक कर रही है। नीट परीक्षा में धांधली से जुड़ी बिहार पुलिस की ये एफआईआर की माने तो परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया था। बिहार पुलिस ने नीट परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आयुष राज, नीतीश और सिकंदर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आयुष परीक्षार्थी है। एबीपी न्यूज के पास बिहार पुलिस की एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी है। बिहार पुलिस की पूछताछ में आयुष ने सनसनीखेज खुलासा किया है। आयुष ने बिहार पुलिस को बताया कि 5 मई की परीक्षा से एक दिन पहले 4 मई की रात पटना के एक स्कूल में ले जाया गया। स्कूल में उसे नीट का पेपर और आंसर शीट दिए गए। आयुष के साथ 20 से 25 छात्र और थे। आयुष ने पुलिस को बताया कि अगले दिन परीक्षा में वही पेपर आया जो रात में उसे दिया गया था। पटना पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में 13 आरोपियों को जेल भेजा है। गिरफ्तार आरोपियों में सिकंदर और नीतीश पेपर लीक माफिया हैं। इन दोनों ने पूछताछ में माना कि नीट परीक्षा का पेपर लीक एक दिन पहले हुआ था। परीक्षार्थियों को पेपर 30 से 40 लाख रुपए में बेचा गया था। पैसे देने वाले छात्रों को पेपर के साथ आंसर शीट दी गई थी। देखिए, छात्र नीट परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में कानूनी जंग भी जारी है। लेकिन इसी बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि 2 जगहों से अनियमितताओं की खबर सामने आई। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच नीट परीक्षा में पेपर लीक को लेकर कांग्रेस भी सरकार पर अटैकिंग मोड में है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सरकार इस मामले में लीपापोती कर रही है। विपक्ष मांग कर रहा है कि सरकार विरोध कर रहे छात्रों की बात सुने और छात्रों की शिकायतों का समाधान करे। नीट परीक्षा पर उठते सवालों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 2 जगहों पर गड़बड़ी की शिकायत सामने आई है। ये नीट के संबंध में 2 प्रकार की अव्यवस्था की विषय सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी ये तो आई थी, कुछ छात्रों को कम समय मिलने के कारण उनके वहाँ थोड़ा रोष थी, उनको कुछ वैकल्पिक ग्रेस मार्क की व्यवस्था दिया गया था, जिसको भी इस बीच में सरकार ने नामंजूर करके सुप्रीम कोर्ट की आदेश अनुसार 1563 बच्चों की पुनः परीक्षा की आदेश दे दिया है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूँ, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है। देखिए, कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से बीजेपी के नेता सड़क पर उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सिद्धारमैया सरकार से बढ़ाए हुए सेल्स के दाम को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कर्नाटक में तेल के दाम बढ़ने का विरोध करने के लिए बीजेपी के नेता सड़क पर उतरे। कर्नाटक के कई शहरों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर तेल के बढ़े दाम का विरोध किया। शनिवार को कर्नाटक सरकार ने तेल पर सेल्स टैक्स बढ़ा दिया था। सेल्स टैक्स बढ़ने के बाद कर्नाटक में पेट्रोल की कीमत 3 रुपए बढ़ गई। कर्नाटक में पेट्रोल 99 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 102 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल के दाम 3 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। डीजल की कीमत 85 रुपए 93 पैसे से बढ़कर 88 रुपए 95 पैसे हो गई है। बीजेपी मांग कर रही है कि कर्नाटक सरकार सेल्स टैक्स में की गई बढ़ोतरी वापस ले। वहीं कर्नाटक सरकार का कहना है कि जरूरी सर्विसेज के लिए पैसा जुटाने के लिए टैक्स बढ़ाना जरूरी था। जम्मू कश्मीर में रियासी टेरर अटैक की जांच की जिम्मेदारी एनआईए को सौंपी गई है और एनआईए ने इस केस में अब नई एफआईआर दर्ज की है। 9 जून को रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हुए टेरर अटैक की जांच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंप दी है। रियासी में आतंकियों ने श्रद्धालुओं से भरी बस पर फायरिंग की थी। ये बस श्रद्धालुओं को लेकर शिवाखोड़ी से कटरा लौट रही थी। आतंकियों की फायरिंग के बाद बस खाई में गिर गई। इस टेरर अटैक में 9 श्रद्धालुओं की जान गई थी, जबकि 33 श्रद्धालु घायल हुए थे। 10 जून को एनआईए की फॉरेंसिक टीम ने रियासी पहुंचकर सबूत जुटाए थे। अब गृह मंत्रालय की तरफ से टेरर अटैक की जांच सौंपे जाने के बाद एनआईए ने इस केस में नई एफआईआर दर्ज की है। एनआईए जांच करेगी कि क्या रियासी में हुए टेरर अटैक का कनेक्शन कठुआ और डोडा में हुए टेरर अटैक से था। रियासी में हुए आतंकी हमले के बाद कठुआ और डोडा में भी टेरर अटैक हुआ था। रियासी में हुए टेरर अटैक के मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने जांच के सिलसिले में कई लोगों को हिरासत में लिया था।